नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साहित्यकाल पर। साथियों, साहित्यकाल के इस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम UGC नेट के इकाई 10 के अध्ययन करने जा रहे हैं, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, ये साहित्यकाल पर हमारा पहला क्लास है, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और साथियों आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। साथियों, अक्सर हम क्या करते हैं, जब अपना UGC नेट का सिलेबस देखते हैं तो हम पहले यूनिट से लेकर के लगभग कहानी और काव्य तक जाकर के, कहानी वाला पार्ट तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम कहानी उपन्यास तक तो आ ही जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिट 10 यानी अन्य गद्य विधाएं हमसे छूट जाता है। लेकिन आप जब परीक्षा का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे साथियों, तो अन्य गद्य विधाओं से हर वर्ष 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने आज अन्य गद्य विधाओं से ही शुरू किया है कि आपका रिवीजन यहीं से शुरू किया जाए। तो चलिए हम अपनी रिवीजन क्लास में आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, आप अपना नोट्स ज़रूर उठा लीजिएगा, एक कलम ले लीजिएगा, कोशिश करिएगा कि जो मुख्य बातें मैं आपको बताऊं उसको नोट करते जाइएगा। ये इसमें आपके यूनिट 10 की सारी गद्य विधाएं कवर हो जाएंगी। तो बस धैर्य के साथ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप हमारा देख रहे हैं, हमारा यूनिट 10 है अन्य गद्य विधाएं। इनमें कुल 14 प्रमुख रचनाएं सम्मिलित हैं। तो चलिए देख लेते हैं वे 14 प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। कहीं ना कहीं अभी ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिन्हें भी 14 रचनाओं के बारे में पता भी नहीं होगा, तो ये उनके लिए भी है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, और जो बार बार पढ़ रहे हैं तो उनको भूल जाता है, तो एक बार चलिए फिर से आप देख लें कि वो 14 रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो साथियों, हमारी पहली रचना है माटी की मूर्तें। राम वृक्ष बेनीपुरी, ठाकुरी बाबा, महादेवी वर्मा, मुर्दहिया तुलसीराम, प्रेमचंद घर में है, शिवरानी देवी जी ने लिखा है। एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी। आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। आपुहुदरी, रमणिका गुप्ता। भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई। संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। जामुन का पेड़, कृष्णचंद्र जी। मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन। अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञेय जी की। और एक आखिरी महत्वपूर्ण रचना है, एक साहित्यिक की डायरी, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो साथियों, ये सारी 14 रचनाएं हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में आपको इससे ही सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप युग्म में देखोगे तो माटी की मूर्तियों के सामने लिख देंगे शिवरानी देवी, या भोला राम का जीव के सामने लिख देंगे रमणिका गुप्ता, तो आप वहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्रमवार आपको ये 14 रचनाओं के बारे में बता दिया। यह एक रिवीजन क्लास है साथियों, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं डिटेल नहीं बताने जा रही हूँ। हाँ, जहाँ मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहाँ मैंने कुछ नोट्स ज़रूर दिए हैं। तो चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हैं हमारी हिंदी साहित्य की महिला रचनाकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। याद रखिए, UGC नेट के पाठ्यक्रम में जहाँ कहीं भी आपको महिला रचनाकार मिले, वो बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाता है। तो उसको आप वेरी इम्पोर्टेंट वाले सेक्शन में डाल करके पढ़ा करिए। तो जैसे कि मैंने बताया, ये अन्य गद्य विधाएं, यानी गद्य को हम किन किन रूपों में लिखते हैं और उन रूपों का अलग अलग नाम दिया गया है, जिसे हम विधा कहते हैं। तो उन विधाओं को किस प्रकार से बांटा गया है या उन्हें क्या क्या कहा जाता है, मैंने यहाँ वह भी बता दिया है थोड़ा सा, क्योंकि समय बहुत कीमती है, तो मैं समय को ध्यान में रखते हुए आपके लिए यह वीडियो ले आई हूँ। धैर्य बना करके पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। साथियों, हमारी पहली विधा है रेखाचित्र। तो साथियों, रेखाचित्र के बारे में चलिए मैं आपको थोड़ा सा परिभाषा बता देती हूँ कि रेखाचित्र एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन, स्वभाव, व्यवहार और उसके विशेष गुणों को लेखक अपनी भावनात्मक दृष्टि से संक्षेप में प्रस्तुत करता है।
यह आत्मकथा या जीवनी नहीं होती बल्कि किसी व्यक्ति की झलक होती है। तो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं सरल शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ। साथियों, रेखा चित्र जब लेखक किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर संक्षेप में उसकी स्मृतियों को अपने भावनात्मक रूप से, यानी वह उससे कितना भावुक हो जाता है उसके प्रसंग से, तो वह संक्षेप में लिखता है, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। यह लेखक किसी दूसरे व्यक्ति से, ठीक है, या उसके स्वभाव से, उसके जीवन के महत्वपूर्ण ऐसे कुछ तथ्य होते हैं जिससे वो बहुत प्रभावित होता है और भावुक होकर भावुक पक्ष में लिखता है, संक्षेप में लिखता है। तो इसको क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। चलिए हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, रेखा चित्र में हमारी जो एकमात्र रचना सम्मिलित है पाठ्यक्रम में, वह है महादेवी वर्मा जी की ठकुरी बाबा, जो कि स्मृति की रेखाएं 1943 में प्रकाशित हुई थी। तो यह रचना आपको 1943 में प्रकाशित हुई थी, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। साथियों, ठकुरी बाबा का मुख्य पात्र आप यह भी नोट करिए, क्योंकि यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें महादेवी जी खुद है, भक्तिन, ठकुरी बाबा, बेला जो ठकुरी बाबा की बेटी हैं, वृद्ध ठकुराइन, काछी, सहुआइन, ब्राह्मण दंपति है। मतलब कुल मिलाकर के जब आप इस रचना को पढ़ेंगे तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो भी हम आपकी परीक्षा को देखते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को बता रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि सहुआइन या वृद्ध ठकुराइन या काक्षी किस रचना के पात्र हैं, तो आपको याद रहना चाहिए यह महादेवी वर्मा जी का एकमात्र रेखा चित्र ठकुरी बाबा से है। तो इसके एक कुछ प्रमुख उदाहरण भी मैंने यहाँ पर ले रखे हैं, देखिएगा। नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने जो मूर्ति सामने थी, वह साधारण ग्रामीण वृद्धि से अधिक विशेषता नहीं रखती। याद रखिएगा, इसे बार बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं, मेरे लिए परम अनुगत भक्ति संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है। यह महादेवी वर्मा जी की ही पंक्तियां हैं जो इन्होंने ठकुरी बाबा में लिखा है। तो हमारा दूसरा उद्धरण है, मेरे लिए परम अनुगत भक्ति संसार के लिए कठोर प्रतिद्वंदी है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में सीधे सीधे यह कथन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह किस रचना से लिया गया है। तो याद रखिएगा, ये यूनिट 10 अन्य गद्य विधाओं में ठकुरी बाबा रेखा चित्र से लिया गया है। जब लौटी तब कोहरे पर सुनहरी किरणें ऐसे लग रही थीं जैसे सफ़ेद आबेरवा की चादर पर सोने के तारों की हल्की जाली टांग दी गई। अच्छा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इसको नोट कर दे जाइएगा, याद कर लीजिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा कथन यहाँ पर नहीं रखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने कोशिश की है वही, क्योंकि परीक्षा का जो हमारा पाठ्यक्रम है बहुत बड़ा है और इस पूरे पाठ्यक्रम को एक बार में पढ़ना याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने यहाँ कोशिश की है कि आपको एक ही बार में पूरे यूनिट का रिवीजन करा दिया जाए। तो चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगली स्लाइड है, माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। यह भी एक रेखा चित्र है, आप याद रखिएगा, यह भी एक रेखा चित्र है जिसे राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा था। यह 1946 में प्रकाशित हुआ था, क्योंकि प्रकाशन वर्ष भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। इसके मुख्य पात्र हैं रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगरदेव, बाल गोविंद, भगत, परमेश्वर भौजी और बैजू मामा सुभान खां। कई बार परीक्षा में ये बाल गोविंद भगत पूछा गया है, सरजू भैया भी, तो याद रखिएगा। सुभान खां, बैजू मामा, बाल गोविंद, ये सब माटी की मूर्तें से हैं, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसके प्रमुख उदाहरण भी मैंने यहाँ ले रखे हैं, तो पढ़िएगा कि कला का काम जीवन को छुपाना नहीं, उसे उभारना है। वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। जिस प्रकार मूर्ति बनाना भी एक अपने आप में कलाकृति है दोस्तों, तो उससे आप रिलेट करिएगा। ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप परीक्षा में तुरंत याद कर लें कि मूर्ति में कला छुपा हुआ है। तो जहाँ आपको कला दिखे कि कला का काम जीवन को छुपाना नहीं, उसे उभारना है, वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। तो यह पंक्ति आप तुरंत याद करिएगा कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। आप ऐसे याद करिएगा कि एक वृक्ष है, वृक्ष पे राम लिखा है, वहाँ राम जी की मूर्ति है, या तो ऐसे याद करिएगा कि वृक्ष के पास एक राम की मूर्ति है
तो वहाँ से आप याद करेंगे राम की वृक्ष यानी राम वृक्ष और मूर्ति माटी की मूर्ति। तो एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ आपको ताकि आप परीक्षा में याद कर सकें। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक कथन और यहाँ पर मैंने दे रखा है, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। यहाँ भी आप देखिए कि मर्दों की अपेक्षा औरतें अपने को परिस्थिति के सांचे में ज़्यादा और जल्द ढाल सकती हैं। ढालना, जिस प्रकार मिट्टी को एक आकार देता है, मिट्टी के आकार में ढालने की कोशिश कुम्हार करता है, वैसे ही आप ट्रिक याद करिएगा कि माटी की मूर्तें भी ढाली जाती हैं। तो जहाँ आप यह मर्दों की अपेक्षा औरतें वाली पंक्तियाँ देखें और ढाल शब्द देखें तो कोशिश करिएगा कि याद हो जाए। बस ये याद करने का एक तरीका मात्र है। जब मैं इसे बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगी तो आप ज़रूर वहाँ पढ़िएगा। फिलहाल अभी आपने पूरी तैयारी कर ली है और मुझे उम्मीद है कि इस परीक्षा में आप सफल होंगे, लेकिन आपको एक रिवीजन की ज़रूरत है, तो उसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए साथियों, हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे गद्य की एक और महत्वपूर्ण विधा, आत्मकथा। क्योंकि अभी हमने रेखा चित्र पढ़े, दो रेखा चित्र हमने पढ़ा, एक माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी की, एक हमारी महत्वपूर्ण रचनाकार महिला रचनाकार महादेवी वर्मा जी का ठकुरी बाबा। ठीक है, जैसे बाबा को बेटियां प्यारी हैं, वैसे याद रखिएगा कि जहां बाबा और बेटी का संबंध मिले वहां महादेवी वर्मा जी होंगी। ठीक है, तो उससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि महिला रचनाकार हैं। तो महिला रचना कौन थी? वो महादेवी वर्मा। ये याद कराने की ये कोशिश मैं कर रही हूँ जो आपको परीक्षा में याद आ जाए जल्दी से। तो दोस्तों चलिए हम आत्मकथा के बारे में पढ़ते हैं। आत्मकथा जैसा शब्द आपको समझ में आ रहा है। आत्मकथा का मतलब होता ही है अपने कथाएं, जब कोई लेखक अपने जीवन के अनुभवों, संघर्षों, भावनाओं, सफलताओं और विफलताओं को स्वयं के दृष्टिकोण से वर्णित करता है तो वह रचना आत्मकथा कहलाती है। जी हाँ, जब वो अपने बारे में लिखता है, अपने बारे में वह लिखता है खुद से, तो वह क्या होती है? उसकी आत्मकथा होती है। चलिए अब देखते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन सी आत्मकथाएं शामिल हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण और मेरी पसंदीदा यदि आप पूछें तो मुर्दहिया। जी हाँ, इसे तुलसीराम जी ने लिखा है। एक बार आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। फिलहाल अभी आपके पास वक्त नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ा है तो वो कमेंट में बताइए कि आपको मुर्दहिया कैसी लगी। बहुत भावुक रचना है, बहुत। चलिए पढ़ते हैं मुर्दहिया। मुर्दहिया तुलसीराम जी ने लिखा था। यह आजमगढ़ के आसपास की कहानी है। तो याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से संबंधित यह कहानी है, तो आपको याद रहना चाहिए कि आजमगढ़ के आसपास की कहानी है। तो इसके मुख्य पात्र जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, सोमर, मुन्नेसर, मुन्नर। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको ये नाम मिल जाएंगे। तो याद रखिएगा, जूठन, मुसड़िया, सोमर, मुन्नेसर, मुन्नर, संखटा सिंह, किसुनी भौजी, नग्गर। तो सुन्नर, मुन्नर, नग्गर, ये तो आपको लग ही रहा है कि एक जैसे राइमिंग वर्ड्स हैं। तो ये कहाँ हैं आपके पूछे जाएंगे? तुलसीराम से। तो याद रखिएगा, इसका भी आप कोई ट्रिक बना लीजिएगा। अगर मुझे याद आएगा तो मैं ज़रूर बता दूंगी, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है। तो दोस्तों मुझसे जितना हो सका मैंने आपके लिए ये कोशिश की है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, हमारे पाठ्यक्रम की दूसरी महत्वपूर्ण आत्मकथा है प्रेमचंद घर में। जी, ये मुंशी प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी जी हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है और इसका नाम प्रेमचंद घर में दे दिया है। जी हाँ, ये प्रेमचंद जी के बारे में ही है, लेकिन यह शिवरानी देवी से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह उनकी अपनी आत्मकथा है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें कवि या लेखक अपने अनुभवों को बताता है ना दोस्तों। तो प्रेमचंद जी के साथ उनके क्या निजी अनुभव थे, उन्होंने इसमें लिखा है। एक बार इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। अभी तो नहीं, परीक्षा के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, इसका प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है 1944 में। तो अभी तक आपने दो आत्मकथा पढ़ी, प्रेमचंद घर में और मुर्दहिया, जो तुलसीराम जी का है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं। अगली स्लाइड में दोस्तों हैं एक और महत्वपूर्ण आत्मकथा, एक कहानी। यह भी एक महिला रचनाकार मन्नू भंडारी जी हैं। तो मन्नू भंडारी जी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इनकी उपन्यास महाभोज पढ़े होंगे तो याद आ गया होगा। जी हाँ, इन्होंने भी अपनी आत्मकथा एक कहानी, यह भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है। याद रखिएगा,
सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि एक कहानी यह भी किसकी रचना है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आत्मकथा एक और, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं हरवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, जिसे 1969 में प्रकाशित किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, जोड़े में या युग्म मिलान में आएगा। हमारे दोस्तों आप हुदरी, एक और महत्वपूर्ण आत्मकथा रमणिका गुप्ता, क्योंकि ये भी एक महिला रचनाकार हैं, याद रखिएगा। अभी तक आपने महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी और रमणिका गुप्ता जी को ये देखा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और सबसे नवीन हैं आपके पाठ्यक्रम का, तो परीक्षा में और ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो आपुहुदरी रमणिका गुप्ता का 2015 में प्रकाशित रचना है। और यहाँ आपुहुदरी शब्द का दोस्तों मैं मतलब बताना चाहूँगी, ज़िद्दी स्वभाव की लड़की जो मनमानी करती है। रमणिका गुप्ता का ये बहुत ही अच्छी आत्मकथा है। कभी डिटेल में मैं ज़रूर इसको पढ़ाऊँगी, अभी परीक्षा की दृष्टिकोण से बता रही हूँ कि ये रिवीजन क्लास है, तो याद रखिएगा। आपुहुदरी एक ज़िद्दी लड़की की कहानी है जो रमणिका गुप्ता जी ने लिखा है। यह आत्मकथा है। अगली स्लाइड में हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों जीवनी। यह एक महत्वपूर्ण गद्य विधा है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं। कबीर जी के बारे में जीवन परिचय लिखते आए हैं, तो उसी तरीके से हमने उनकी जीवनी भी लिखी है। तो जीवनी जब किसी लेखक द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के घटनाओं, संघर्षों, उपलब्धियों और विचारों का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है, तो वह रचना जीवनी कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, तो जीवनी में हमारा जो प्रमुख पाठ्यक्रम में शामिल है रचना, वो कौन है? आवारा मसीहा एकमात्र जीवनी है। याद रखिएगा, एक आवारा मसीहा है जो शरत चंद जी के ऊपर लिखी गई है। यह 1974 ईस्वी में बंगला उपन्यासकार शरत चंद्र की जीवनी है। जी हाँ, जिन्होंने देवदास लिखी थी। देवदास अगर यदि आपने फिल्म देखी होगी तो मैं बता दूँ, ये वही महान नायक रचनाकार, हमारे पसंदीदा, हमारे फेवरेट शरत चंद्र जी हैं, जो एक बंगाल के महत्वपूर्ण लेखक थे। तो इनके ऊपर विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा नामक जीवनी लिखा है। एक बार वक्त मिले तो आप इसको भी ज़रूर पढ़िएगा। ये 1974 में प्रकाशित हुआ था। तो साथियों, आपसे परीक्षा में यह पूछा जाता है कि यह कितने भागों में विभाजित है, बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, यह जीवनी 3 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित है: दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। परीक्षा में सीधे सीधे आपसे यह भी पूछा जाता है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यात्रा वृत्तांत। जी हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यात्रा के दौरान देखे गए स्थलों, घटनाओं, लोगों, रीति रिवाजों, अनुभवों और संवेदनाओं का साहित्यिक वर्णन यात्रा वृत्तांत कहलाता है। जी हाँ, जब हम कहीं घूमने जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं, तो जब कोई लेखक होता है, जब वो ट्रैवल करता है, तो वो जिन स्थलों को देखता है या उसके साथ जो घटनाएं घटती हैं, वहाँ के वो जहाँ कहीं भी जाता है, वहाँ के रीति रिवाज, कल्चर, अपने खुद के अनुभव, संवेदनाएं, सबको वह एक साहित्यिक रूप में लिखता है। उसी वर्णन को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है। और आपकी परीक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत शामिल है, जो कई बार प्रश्न उससे बनते हैं। तो साथियों, वह है यात्रा वृत्तांत आपका राहुल सांकृत्यायन जी का, जिसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे। जी हाँ, मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन का है। 1937 में यह प्रकाशित हुआ था और आपसे प्रश्न बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों रिपोर्टाज। जब किसी विशेष घटना, स्थिति, व्यक्ति या स्थान के बारे में लेखक प्रत्यक्ष अनुभवों, सूचनाओं और तथ्यों के आधार पर साहित्यिक शैली में विवरण प्रस्तुत करता है, तो वह रिपोर्टाज कहलाता है। जैसे कि हम देखते हैं रिपोर्ट, यह इंग्लिश शब्द से ही लिया गया है दोस्तों। तो साथियों, इसमें लेखक अपने निजी अनुभवों को एक साहित्यिक दृष्टिकोण से लिखता है, जिसे एक रिपोर्ट के रूप में पेश किया जाता है, तो इसे रिपोर्टाज कहा जाता है। अब आप देखिए कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से रिपोर्टाज शामिल हैं। तो बहुत मुख्य है भोला राम का जीव, एक हास्य व्यंग्य कहानी भी इसे कह लीजिए। हालांकि यह रिपोर्टाज की श्रेणी में भी आता है। हालांकि आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा, 2 में से एक ही दिया जाएगा, यह हास्य व्यंग्य कहानी है या रिपोर्टाज। तो रिपोर्टाज शैली में लिखी हुई यह हास्य व्यंग्य कहानी है। बहुत मज़ेदार कहानी है, छोटी सी है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। तो भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। इसका एक
प्रमुख उद्धरण है दोस्तों, सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक पेंशन से जूझते हुए व्यक्ति की कहानी है। इसमें क्या है ना, भोलाराम को रिटायर हुए लगभग 5 साल हो गए होते हैं, किंतु वह अनंत निवेदनों के बाद भी अपने पेंशन नहीं प्राप्त कर पाता। तो इसमें चित्रगुप्त हैं, धर्मराज हैं, बहुत मुख्य पात्र हैं, जिसमें यमदूत भी हैं आपके, जो भोलाराम के जीव के पास चित्रगुप्त को भेजते हैं। तो बहुत मज़ेदार कहानी है, ज़रूर पढ़िएगा। अभी तो हम सिर्फ एक रिवीजन करा रहे हैं। ये आप जो कथन है ज़रूर याद करिएगा कि सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे, पोस्टमैन है क्या, पेंशन का ऑर्डर आ गया। जी हाँ दोस्तों, यह भोलाराम का जीव होता है जो फाइल के बीच दबा हुआ होता है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। साथियों, हमारा अगला महत्वपूर्ण रिपोर्टाज शैली में ही लिखा गया एक और हास्य व्यंग्य है, जामुन का पेड़। क्या है जामुन का पेड़, इसे कृष्णचंद्र जी ने लिखा है। आगे की स्लाइड हम देखते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक यात्रा वृत्तांत ही है दोस्तों। अरे यावर रहेगा याद, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय जी का है कि मैं क्यों चाहूँ कि मेरी अस्थियाँ भी मेरे पितरों की अस्थियों के साथ एक सुरक्षित समाधि स्तूप में दबी रहे, जहाँ भी कोई चला जाए वही कोई हरी भरी पहाड़ी मिल जाए। यह अज्ञेय जी का कथन है, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे की स्लाइड में देखते हैं, एक सबसे ज़्यादा कह लीजिए महत्वपूर्ण, जिससे हर बार हर वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, 1956 में लिखा गया निबंध है। यह एक आलोचनात्मक गद्य रचना है जिसमें भारतीय संस्कृति के इतिहास, विकास और विविधताओं का वर्णन है। दोस्तों हमारा आखिरी महत्वपूर्ण विधा एक साहित्यिक की डायरी शैली में लिखा गया एक निबंध है, जो गजानन माधव मुक्तिबोध, जी हाँ ये वही हैं जिन्होंने अंधेरे में कविता लिखी। तो इनकी यह रचना बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पढ़िएगा ज़रूर। इसमें पुस्तक की सूची से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर बताया है। तो इसको याद करिएगा। तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, प्रश्न पूछा गया है याद रखिएगा। सड़क को लेकर एक बातचीत, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, नए की जन्म कुंडली, वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय, कटुयान और काव्य सत्य, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, दो, एक या दो करके ये है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे इकाई 9 यानी यूनिट 9 के सारे टॉपिक उसमें कवर कर दिए जाएंगे रिवीजन के तौर पर। तो जैसा कि मैंने बताया ये हमारी पहली क्लास है, तो आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।